हेलो। नमस्कार साथियों। राकेश, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आपने देखा कि मैं एक बहुत बढ़िया सीरीज आपके लिए लेकर आया था, जिसमें आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 एक ही चैप्टर के माध्यम से आपके क्लियर हो जाए, उसके लिए हम बात कर रहे थे। और अपने पिछला जो आपने लेक्चर है देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा आपको। और उसमें मैंने अभी जो हमने शुरू किया घातांक और करनी, उस विषय के उस जो चैप्टर के बारे में मैंने सबसे पहले आपको घातांक के नियमों के बारे में और घातांक क्या होता है, करनी क्या होती है, हमने सामान्य सा परिचय उसका देखा। अब हम आज जो इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, इसमें आपको इतना इंटरेस्टिंग वो जो टाइप मिलने वाली है जो लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। और वो हमेशा लगभग आपके सामने, आपके फेस के सामने पेपर में आपको दिखाई देती है कि हाँ ये वाली चैप्टर है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए था क्लियर। तो आज हम उन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वाली क्लास में शुरू करेंगे, और आपको इसमें लास्ट तक बने रहना है। और लास्ट तक ही आपको इसको बारीकी से देखना है कि हमने कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से ट्रिक है, कौन कौन से फॉर्मूले, उनके बारे में बात की है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने करनी के बारे में सामान्य सा परिचय पिछली क्लास में आपको दिया था कि करनी होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं होता, किसी भी संख्या का जो मूल मान ज्ञात करने का जो सांकेतिक नाम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। करनी यानी कि रूट होता है, लेकिन रूट में भी हम उसको करनी ही कब कहेंगे। देखो साथियों, क्या होता है कि हमारे पास अगर ये भी रूट में लिखी हुई संख्या है, लेकिन ये करनी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसका जो मूल मान है वो निश्चित है। कितना आता है आपको पता है? 2 आता है। यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो 2 हो सकता है। लेकिन अगर इसी के साथ हम यहाँ पे ये वाली संख्या लिख दें, या ये वाली संख्या लिख दें, या आपको ये वाली संख्या लिख दें, तो इनके आपको परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है वो नहीं देखने को मिलता। और जब इसके परफेक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारी करनी है। क्या है ये? करनी है। और करनी है तो अब आपको देखना है कि इस करनी में भी आपको 2 प्रकार की करणियां देखने को मिलेगी, और इनके आधार पर ही आपके सवाल देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि करनी होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। करनी होती है वो अपरिमेय संख्या कैसे होती है? क्योंकि इसको आपको अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बोला, पता है ये अपरिमेय संख्या कहते किसे? तो आपको पता है कि जो एक भिन्न के रूप में, जो एक p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। और इसमें खास बात ये होती है कि जो क्यू होता है ना, उसका मान कभी भी आप जीरो नहीं ले सकते। तो साथ ही आपके पास यहाँ पे भी आपके जो करनी है, और करनी के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। साथ ही है इसमें भी आपको यहाँ पे जो करणीगत संख्या वो एक पूर्णांक होती है। अब बात करें कि ये करनी है जो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। करनी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो ये अपरिमेय संख्या होती है। जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो संख्याओं के प्रकारों के बारे में भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी हम इसमें अपरिमेय संख्या का जिक्र आया तो इसके बारे में आपने सीखा कि जो इस तरीके से लिखा होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे यह दो देखिए, ये करनी है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो कुछ करणियों में अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, कुछ में यहाँ पे फैक्टर भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसके। यानी कि आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं? आप इसको इस रूप में तो लिख ही सकते हैं। आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से भी बन सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ जो सम और विषम रूपी में आपको जो देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आपको मैंने बताया कि समझाती सजातीय और विजातीय करनी कौन सी होती है, ये भी आपने सीखा। जो पिछली क्लास देखेगा वो इस वाले को अच्छे से समझेगा। उसमें मैंने बहुत से घातांक के नियम बताए, उन घातांक के नियम के बाद ही हम इसमें आगे चर्चा करने वाले हैं। और इसमें आपके पास आगे बात करें तो कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने घातांकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में जिक्र किया था। इस वाली क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, करनी से संबंधित नियमों के बारे में बात करते हैं। घातांक से संबंधित नियम पिछली क्लास में पढ़ा, अब इसमें करनी से संबंधित हम नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से देखिएगा हमारे पास पहला नियम जो हमारा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि जो करनी है और उसके अंदर भी समान घात है और उसके बाहर भी समान घात है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब इस प्रकार का रूप आपको दिखाई देता है तो उसका सिंपल सा उसी के जो करणीगत संख्या होती है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। समझ में आ रही है बात आपको कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे अंदर जो करनी की घात, ये जो करणीगत संख्या है उसकी घात है, उसके बाहर भी आपको समान घात दिखाई दे रही है। और इसका आप
एक सरल सा तरीका समझे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख के बताया कि जो संख्या है उसके ऊपर मैंने ये वाली घात लिखी है। अब आपको पता है कि इसके जब घात नहीं होती है तो इसकी घात कितनी है, करनी है से घात 2। और अब जब इसको मैंने जो घातांक नियम बताया था, जब घात का व्युत्क्रम नियम, वहां पे आपने क्या सीखा कि यहाँ पे इसके अंदर 2 घात है और इसके बाहर जब करनी का जो घात है उसका व्युत्क्रम नियम करेंगे तो उसके माध्यम से हमारे पास ये इसमें रूप में आ जाती है। अब जब मैंने एक नियम और बताया था घातांक का कि आपके उस जब ब्रैकेट के अंदर बाहर घातें होती है तो वो आपस में गुणा होती है, तो ये गुणा होगी तो यहां से कट के हमारे पास 2 की घात क्या आ जाएगी, 1। और 2 की घात 1 यानी कि आंसर क्या आया, 2। और जो मैंने क्या सिखाने का प्रयास किया कि जो आपके करनी है उस करनी के करणीगत संख्या है वही इसका आंसर होगा जब दोनों के अंदर बाहर समान घातें होती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम कौन से नियम के बारे में बात करते हैं, हमारा पहला नियम खत्म, उसके बाद अगले नियम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला नियम क्या कह रहा है अपना, यहां से इस प्रकार दिया जाए और अंदर किसी संख्या के, अभी मैंने बताया रूट 21, रूट अपने 12, रूट जो अपने बात करें तो जैसे कि मान लीजिए 30, ये सारी संख्याएं हैं जो इस रूप में होती है और इस रूप में होती है तो इसके जो कुछ फैक्टर किए जा सकते हैं, एक से अधिक फैक्टर होना इसका संभावित है। तो यहां से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से n रूट ए डॉट एन रूट, ये अपने पास इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थात हम यहाँ पे क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको एक इस तरीके से लिखी हुई संख्या मिल जाए तो आप इसको कभी कभी हम जब इस करने का योग अंतर गुणा भाग करेंगे वहां पे ऐसे गुणनखंडों की या फैक्टरों की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा किस रूट में हम इस संख्या है जिसको 3 × 4 के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो हम इसको वापस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बार आपको जब देखते हो कि ऐसे रूट, ऐसे मैंने कोई एक सवाल लिखा और उसके ऊपर यहाँ पे मेरे पास ये 4 है और यहाँ पे मैंने रूट 12 लिखा, तो बहुत बार इसको आपको भाग देना वगैरह नहीं आता है, लेकिन अगर इसको इस टुकड़ों में तोड़ना आएगा तो आप आराम से उसको यहाँ से करेंगे और इसको जब इस तरीके से तोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ से ये इससे कट जाएगा और अपने पास ये 1/, ये बच जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं अगले नियम के ऊपर। नियमों पे हम जल्दी इसको कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास में मैं आपको इतने जो अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपके आज डिस्कस करेंगे जिसमें आपको वो सवाल में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस तीसरे नियम के ऊपर। ये वाली जो आपको मैंने बताया कि जो करने की घात है वो दोनों के ऊपर होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये मैंने जो ये घातांक नियम में यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला नियम मैंने आपको बताया भी था। तो इस तरीके से जब इसको लिखा जा सकता है यानी कि जो दोनों की घात है वो इसके ऊपर भी होती है और इसके ऊपर भी होती है, तो यहाँ भी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी जो करनी घात है वो ये इसके भी साथ यही समान होगी और इसके साथ भी समान होगी। ठीक है, ये वाली बात आपको सीखनी है। ये भी कहीं ना कहीं आपको तोड़ने में इसको जरूरत पड़ती है तो आपको जरूरत पड़ेगी, गुणा भाग में आपको जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं mn और ये यहाँ पे इसकी ये घात हो जाएगी। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट के अंदर बाहर घातें होती है तो गुणा होती है, वही यहाँ पे लग रहा है नियम। जब ये करनी के बाहर करनी के बाहर करनी यहाँ पे हो और इसकी घातें हो तो वो आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, और आधार वही आ गया जब समान है तो। इसके अलावा इसमें आपको पता है कि वही बात आ रही है, अगर इसके अंदर समान हो तो ये वही आधार होगा, इसका जो आधार ये करनी संख्या है, करणीगत संख्या है, वो इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से जो आपको समझना है। ठीक है चलिए यहां तक आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे इसके बाद ये वाला नियम हम बात करते हैं इस नियम की कि ये वाला नियम क्या कर रहा है। इस वाले नियम को आपको बहुत बारीकी से समझना है, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। यहाँ पे देखो इसकी जो ये सजातीय करनी की भी बात कर सकते हैं, सजातीय करनी है ये, यहाँ पे करनी की घात और करणीगत संख्या दोनों ही समान है और आपस में गुणा की जा रही है, भाग की जा रही है, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको सजातीय करनी के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जब ये इसको इस तरीके से गुणा किया जाएगा तो इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका जो करणीगत संख्या होगी वही। लेकिन इसमें एक और नियम लगता है कि यदि इसी संख्या को आपको, इन संख्याओं को यदि आप
सम बार गुणा किया जाए तो आपको जो दिया मैंने आंसर वो होगा, लेकिन यदि इसको विषम बार गुणा किया जाए, सम विषम यानी कि आपके पास, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये 2 बार गुणा किया यानी सम बार गुणा किया, अगर इसी को 3 बार गुणा किया होता, जैसे ये मेरे पास इसको इस तरीके से गुणा कर देता, ठीक है, इस तरीके से गुणा कर देता, तो मेरे को अभी मैंने सीखा कि इसका आंसर होता है ए, और यहां से ये बचेगा तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगले नियम के ऊपर चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, अगले नियम के ऊपर चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, देखो, ठीक है, अगले नियम के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला नियम हमारा है जो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें तो ये बताया गया है हमें कि ये देखो दोनों के अंदर जो ये विजातीय करनी है, इसकी यहाँ पे, इसकी जो यहाँ पे है घात तो समान है, लेकिन जो करणीगत संख्या है वो अलग है, और अलग है तो ये विजातीय करनी हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जब इसको गुणा किया जाए तो अभी वो जो फैक्टर का हमने नियम सीखा वही काम यहाँ पे हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला नियम जो है, अगला नियम है उस पे देख लेते हैं। ये वाला नियम है, ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखो इसकी जो घात है और इसकी घात समान है, यानी कि आपने देखा होगा अक्सर आप इस तरीके से देखते हैं किसी संख्याओं को, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मैंने संख्या लिखी है, आप जानते हैं कि इसको मैं अंदर वाली संख्या को इस रूप में लिख सकता हूं, क्या ये वाली बात आप सभी जानते हैं? और ये लिख सकते हैं, तो इससे ये तो इसकी तो घात कट जाएगी, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 5, तो 2√5 इसको लिखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कत आती है कि जब 12 लिखा होता है तो बहुत सी बार उसको 2√3 लिख दिया जाता है, और इसको लिखने के बाद अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है कि ये आया कैसे। तो ये इस नियम के माध्यम से आता है कि आपके पास जिस भी संख्या, उसके पहले फैक्टर करो उन संख्या में जो भी आपको ऐसा लगे कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकले, स्क्वायर क्यूब जो स्क्वायर रूट निकले या क्यूब रूट निकले, है ना, फोर्थ रूट निकले, फिफ्थ रूट निकले, सिक्स्थ रूट निकले, जो भी निकले उसको बाहर निकाल दो और उसके बाद अंदर वाली संख्या को रख दो। लेकिन वो निकलेगा कब, जब इस घात के अनुसार निकलेंगे कि कर्ण की घात कितनी है, अगर 2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब निकालेंगे, ठीक है, चलो क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए बी। बात समझ में आई? थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, नहीं तो आप इसको क्या समझ बैठेंगे, इसको इसकी घात समझ बैठेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा A√B। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलिए अब बात करते हैं अगले 2 नियमों के ऊपर। तब तक मैं इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूँ, सब नियमों को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आया तो इसको एक बार वापस रिपीट करना वीडियो को, अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएगी, और नियम समझने के बाद कोई से भी सवाल हो आप हल कर पाओगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप बस इन नियमों पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, सवाल अपने आप आपसे बनते जाएंगे। जहां भी सवाल की इसकी जरूरत पड़ेगी नियम की, आप उनको वापस रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इस वाले पे। इस वाले पे बात करें तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये सर्वसमीका पर आधारित है, A+B का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे √A प्लस √B और इसका होल स्क्वायर है, तो वहां पे A+B का होल स्क्वायर किया जाता था तो हमारे पास क्या आता था, A² + B² + 2AB। लेकिन यहाँ पे रूट में है, और रूट का भी मैंने सिखाया कि अगर A का स्क्वायर किया जाए प्लस B का स्क्वायर किया जाए, ठीक है, और इसके बाद 2AB को किया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखना है। उसके बाद हमें पता है कि अभी मैंने आपको एक नियम सिखाया था, नियम कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपको काम आएगा। अभी मैंने नियम सिखाया कि आपको रूट की संख्या जिसमें सब सजातीय जो करनी संख्या है उसको अगर 2 बार गुणा किया जाए या सम बार गुणा किया जाए तो वो ही मान आता है। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास ए आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये प्लस आएगा, ठीक है ना, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा +2A, और बी भी इसको इस तरीके से √A भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पहले वाले का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे का। दूसरे का क्या होगा, दूसरे का आपको पता है कि एक मात्र चिन्ह का ही परिवर्तन आता है, यानी कि A+B -2 √AB, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको ये वाला रूप दिखाई दे रहा होगा, A+B A-B। अगर A+B A-B आपसे पूछ दिया है तो आपको पता है कि ये होता है A² - B², और इसको हम लिखते हैं A+B A-B, एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है। तो यहां से आपके पास इसको आप इस तरीके से लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि जब इन सब का स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये नियम आपको लगभग लगभग मैं मानता हूं कि क्लियर हो चुके हैं। अब अगर नियम क्लियर हो चुके हैं तो हम कुछ अच्छे से क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। उसके बाद अगले जो इसके जो भी टाइप के क्वेश्चन, जिन जिन क्वेश्चनों को आपको बचेंगे, उन सबको सोल्व करने वाले हैं हम इन कक्षाओं के माध्यम से। अपना जो अब नियम आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं आपके लिए। देखो क्या है, जब पूरी राशि कर्णीगत हो, जब पूरी राशि क्या हो, कर्णीगत हो। तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज पहले की। तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखो कोई संख्या है जो करनी के बाद करनी के बाद करनी के अंदर संख्या है, और उसके अलावा यहाँ पे इसको अनंत तक लेके गए, और इसमें चिन्ह है। चिन्हों का ध्यान रखना कि ये चिन्ह होगा, देखो किस तरीके से लिखी हुई है संख्या, इस रूप में यदि आपको संख्याएं दी जाए, इस रूप में यदि आपको संख्याएं दी जाए, नियम यहां पे भी समझ लेना, इस रूप में आपको संख्याएं दी जाए, और आपके बाद उसके बाद इस तरीके से अनंत हो, ठीक है, इस तरीके से अनंत हो, तो वहां पे उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें दो प्रकार की कंडीशन बनेगी, इसमें दो प्रकार की कंडीशन बनेगी। एक बनेगी, अभी मैंने आपको सिखाया था कि एक ऐसी बनेगी जिसमें आपको a इंटू बी का रूप, यानी जिसके फैक्टर होने की संभावना हो। दूसरी आपको एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसके अंदर आपके पास ओनली अभाज्य संख्या हो, ठीक है, तो अभाज्य संख्या ही हो, जिसके और फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे अगर इस रूप में दिखाई दे रहा है तो आपको पता है कि 30 के आप टुकड़े कर सकते हैं। 30 के कौन कौन से टुकड़े कर सकते हैं, तो आपको पता है कि 6 पंजे 30 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस रूप में आप इसको तोड़ सकते हैं। और अगर जिसका भी आप फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि वो पहला टाइप हो जाएगा, और दूसरा टाइप, पहले टाइप के प्रश्न है ये जो फैक्टर हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगला टाइप आएगा, उसमें आप देखेंगे कि जिसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको एक बार समझ आने के बाद बहुत अच्छी तरीके से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जब इस रूप में होगा तो आप इस वाली संख्या को, आगे वाली संख्या को दो फैक्टरों में तोड़ दीजिए। आपको इसको दो फैक्टरों में तोड़ने के बाद में, उसके बाद आपको उसके अगर प्लस वाला चिन्ह दिखाई दे, अगर आपके पास प्लस वाला चिन्ह दिखाई दे, तो प्लस वाला चिन्ह दिखाई देने पर आपको बड़ा संख्या लेना है। क्या लेना है, बड़ा संख्या। देखिए मैं अभी सिखाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आपको इससे भी अच्छे वाले टाइप सब क्लियर करेंगे। देखो कैसे, सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। जो आपको नियम अभी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखिएगा, इस सवाल के माध्यम से हम अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पे हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें जो दिया गया है कि ये आगे वाला 30 है, इसको आप दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए। आपको पता है कि इसको आप 5 × 6 के टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और तोड़ सकते हैं तो जब भी आपको प्लस का साइन दिखाई दे, तो वहां पे प्लस का साइन दिखाई देने के बाद में आप इसको 30 में +6 ऐड करते हैं, और 30 में +6 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इसके देखो, यहाँ पे एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो जहां भी रखोगे उसका +6। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ रखते हैं 6, तो ये कितना हो गया 36, इसका वर्गमूल कितना आ गया 6। फिर यहाँ 6 ऐड किया, वापस 36, फिर 6 यहाँ पे ऐड किया, वापस 36, तो यहाँ पे अपने पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी कि आपको बड़ी संख्या तो लेनी ही है। इसके साथ में इसके और भी बहुत सारे जो बेसिक, अभी तो मैंने बात की नहीं है इसका बेसिक क्या होता है। तो अगर आप इस प्रकार के सवालों के लिए कभी आप इस नियम को भूल जाएं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, 1+√1+4x√2। ये वाला नियम, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई सा भी नियम याद नहीं करना है, इसमें आप मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ये नियम आपको याद रहने चाहिए कि इस तरीके की संख्या है, यहाँ पे अनंत तक जा रही है, और जिसमें फैक्टर होने की पॉसिबिलिटी है उसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे, ये वाली बात। लेकिन वो प्लस प्लस में वो कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें रूट में इस तरीके से आती जाएगी संख्या, लेकिन कोई चिन्ह नहीं होगा। वहां पे भी ऐसे फैक्टर होंगे तो उसमें अलग नियम लगेगा। देखो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। आपको इसको कैसे हल करना है, तो आपको पता है कि यहां से मेरे पास ये वाला नियम आपको लगाना है। इस नियम को लगाने के लिए संख्या रखेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, और थोड़ा सा लंबा आपको नियम लग जाएगा। उसके अलावा आप इसी में यहाँ पे जब आप करेंगे तो एक सीधे यहाँ पे इस पूरे को x के बराबर भी आप मान सकते हैं, और पूरे को x के बराबर मानने के बाद में आपको इसका जब दोनों तरफ आप वर्गमूल करेंगे तो आपको
एक द्विघात समीकरण निकल के आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस वाले नियम से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद श्रीधराचार्य का नियम लगा के, तो थोड़े बड़े हो जाएंगे नियम, लेकिन हमारे पास बहुत से कंसेप्ट होंगे जिनको आप रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगले प्रश्न के इसकी बात करते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। आप भी इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हम इस 12 के दो टुकड़े कर लेते हैं। इस 12 के दो टुकड़े करें तो हम क्या कहेंगे, इसको 3 × 4। अगर हम इसको बड़े वाले को लेंगे, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, बड़े वाले टुकड़े को जब ये प्लस का साइन होगा तो इसको +4 ऐड करते हैं, कितना हो गया 16। और 16 का कितना होता है वर्गमूल 4। 4 को फिर यहाँ ऐड करेंगे तो वापस कितने हो गए 16। फिर से यहाँ पे अपना क्या आएगा 4, और यहाँ से फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 16, और उसका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। यह वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये वाला देखो, इसमें माइनस का साइन है, तो यहाँ भी आप आराम से बना सकते हैं। यदि आपको पता है कि इसके आप दो टुकड़े कर दीजिए, क्या हो सकते हैं इसके दो टुकड़े, तो आपको दिख रहा है कि 11 × 10 हो रहा है, तभी तो 110 हो रहा है, 11 दाई का 110। तो सीधा सा पहले वही टुकड़ा कीजिए जो आपके दिमाग में आता है, उसको रख के देखिए, नहीं होता है तो फिर उसका विचार कीजिए। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आप यहां से देखो, आपको पता है कि ये अभी मैंने सिखाया था कि यदि प्लस हो तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है, लेकिन अगर माइनस हो तो आपको छोटी वाली संख्या का प्रयोग करना है। तो आपको अगर इस तरीके से आपके पास सवाल दिया गया है तो आपके पास क्या कर सकते हैं, इसका आप देखिएगा। ठीक है, यहां से आपको इस तरीके से दिया गया है। अब और उसके बाद यहाँ पे अनंत तक जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक संख्या चुन ली, और वो क्या चुनी हमने 10। 10 को आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 100। और 100 का आपको पता है कि वर्गमूल कितना होता है 10। 10 को फिर यहाँ पे आप रखने वाले हैं, कितना हो जाएगा 10 घटने के बाद 100। उसके बाद यहाँ पे वापस 100 में से फिर वही वर्गमूल निकलेगा, या पूर्ण स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। उसके बाद फिर यहाँ 10 रखेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा 100, और लास्ट में हमारे 100 का जो है कितना आंसर आ जाएगा 10। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न का हम कितना आंसर बता सकते हैं 10। इसके बाद अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। देखो ये भी बहुत सिंपल सा है, वही सेम तरीका है। इसको आपने किया तो ये भी कर सकते हैं कि इसको आप 7 × 8 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 7 × 8 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे लेना हमेशा छोटा ही पड़ेगा। बड़ा लोगे तो यहाँ पे देखो, बड़े को ऐड करके देख लो, लेकिन आंसर गलत आएगा। यहाँ पे आपने 8 ऐड किया 64 आया, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा। जब आप वो 2 महीने फॉर्मूले बताए उनके माध्यम से रख के चेक करोगे तो, लेकिन इतना टाइम किसी को नहीं होता है, कोई करता नहीं है, इसीलिए शॉर्ट तरीका अपनाते हैं सब। तो देखिएगा, वो एक जांच के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले था। यहाँ पे इसमें अब 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 49। और 49 का आपको पता है कि एक आपको एक बार ऐसी परफेक्ट, ये जो अगर समान बार बार रिपीटेड संख्या है और आपको एक का अगर मान पता चल जाता है तो उसको ऐड करने के बाद सेम 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 वही सॉल्यूशन होता है। तो आपको पता है कि इसका क्या आएगा 7, और 7 को फिर से घटाएंगे, फिर से घटाएंगे, और लास्ट में फाइनली क्या बचेगा वही 49, और 49 का अपना क्या होगा 7 आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये अब टाइप यहाँ पे चेंज हो रही है। मैंने कहा था कि अभी जो आपको फैक्टर होने वाले दिखाई देंगे तो उस तरीके से सवाल बनाने, लेकिन जहां फैक्टर नहीं होते, क्योंकि इसका देखिए अपने के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं है, और फैक्टर नहीं है तो अब आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। इसका पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका हम इसमें अपनाएंगे वही, अपने पास पूरी संख्या को x के बराबर मान सकते हैं, और पूरी संख्या को x के बराबर मान सकते हैं। तो आप इसके बाद क्या करने वाले हैं, देखो इस तरीके से हमने पूरी संख्या को किसके बराबर मान लिया x के बराबर, और x के बराबर मानने के बाद पहला कदम क्या करने वाले हैं, पहला कदम करेंगे आपके पास कि जब आप x के बराबर माना तो दोनों तरफ इसका वर्गमूल कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, और x का आपने स्क्वायर किया, इधर भी आपने इस संख्या का स्क्वायर किया। ठीक है, पूरी संख्या का जब स्क्वायर किया, ठीक है, इस तरीके से आपने इस संख्या का क्या किया किया। अब आपको पता है कि जब यहां से इसका वर्ग स्क्वायर किया जाएगा तो आपको यहां से जो सारी संख्या में से मात्र ये ऊपर का इसी से तो कटेगी ये वाली घात, तो ये इससे कट जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 प्लस
बाकी ऐसे की ऐसे आपके अंदर वाली संख्या आ जाएगी, और ये आपको पता है कि अनंत तक जा रही है, और अनंत तक जा रही है तो आपको पता है कि फिर अनंत तक जा रही है तो वो सेम संख्या होगी जो पहले थी वही। ठीक है, तो यहां से आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखने वाले हैं कि आपने ये जो रूप दिखाई दे रहा है, ये जो आपको रूप दिखाई दे रहा है, ये रूप है ना जो सारा का सारा आपके पास x के बराबर था, और x के बराबर था तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3 + x। और जब इस सभी को इधर लेके आएंगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 + 0, ये वाला हो जाएगा। और ये होता है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण आने के बाद जब आप इसके, जब उसमें भी आपको फैक्टर के माध्यम से अगर उसके हल निकलते हो तो आप कर सकते हैं, और जब नहीं निकलते तो वहां लगता है आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। सॉरी, वहां पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगता है, और श्रीधराचार्य से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ए का मान क्या है, ए का मान माइनस, यहाँ पे ए का मान +1 है, बी का मान क्या है तो बी का मान -1 है, और सी का मान क्या है तो सी का मान है -3। ये आपके पास तीनों मान दिए हैं। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, वो होता है, यहां लिख देता हूं, बी -b ± √b² -4ac और √2। ये आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। जब आप इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास लगभग इसका अप्रोक्स मान आएगा 3.6 के लगभग। ठीक है, लेकिन अब इसका एक और शॉर्ट तरीका आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या तरीका होगा। तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसी के माध्यम से आपको करना है। फॉर्मूला क्या था, देखिए इतना लंबा जाने के लिए आपको तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं तो उसमें क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 + √4, सॉरी इसको आप लिख सकते हैं 1 + 4x अपॉन, इस रूप में आपको लेना है। उसके बाद आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, इसके बाद आप यहां से इसको इसके बराबर माने, या आप इसको डायरेक्ट कहें कि ये आपका x है। ठीक है, ये आप x मान लीजिए इसको, तो आप यहाँ पे रखेंगे 1 + 4 इंटू x का मान कितना है 3, और उसके बाद में बटे में 2, और इसको आप सोल्व करेंगे तो 4×3 = 12 और 1 = 13, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 + √13 अपॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो यहाँ से निकलेगा ये लगभग निकलेगा 3.6 के लगभग आएगा। ये परफेक्ट, जब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या है उनके परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी हम सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना भी, जब हम इसके इस तरीके के कुछ प्रश्न हल करेंगे जब। ठीक है, अभी आप देखिएगा ये इस तरीके से आया, और इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें 2 का भाग दे देंगे, जो भी हमारे पास मान आएगा वो निकल के आ जाएगा, और इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास ये लगभग 3.6 आ गया। जब इसमें इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4.6, और इसमें 2 का भाग देते हैं, ये लगभग 2.3 के लगभग हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर से हम बात कर लेते हैं कि ये 5 वाला, तो इसको बिल्कुल आप इस फॉर्मूले के माध्यम से बनाइएगा, अच्छे से आप हल कर पाएंगे और बिल्कुल इजी से आप कर सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से ज्यादा बेटर रहेगा जब इन सवालों को आप करोगे तो। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन के सवाल दिखाई दे, अर्थात आपको इस तरीके से सवाल दिखाई दे और अनंत तक जाए, ये बात विशेष ध्यान रखना, अनंत तक जाए तो वहां पे उसका आंसर वही करनी, जो करणीगत संख्या है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें बहुत इजी तरीके से आपको समझना है कि उसका वही आंसर होगा, क्योंकि वो बार 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 ऐसे रिपीट हो रही है, और उसके बाद वो घाते उस मतलब ऐड होके बाद में जितनी बार है उसी पे जितनी बार है वो सेम होगी। जैसे मान लीजिए 2 2 2 है, उसके बाद इसको अनंत तक है, तो जितनी है उसके ऊपर ही बराबर होगी, और कट के 1 आएगा और 1 आएगा तो वही आंसर आ जाएगा जो आपने पढ़ा था इस तरीके से।
तो ये वाला नियम इसमें लगेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो समबार है विषमबार, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। अर्थात इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा ये। इसके बाद इसका भी आप निकाल सकते हैं और इसका भी आप निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें वही नियम लगेगा जो आपने लगाया, लेकिन वहां पे देखो वही बात है यहाँ पे कि अपने पास सेम वही तरीका है, तो इसका भी वही आंसर होगा। अब देखो अगला, अगला हम बात करते हैं कि इसमें आपके पास थोड़ा सा परिवर्तन क्या हुआ है। अब देखो उसमें आपके पास था कि जब आपको वो इस रूप में दिया हुआ था, आपके पास इस रूप में आपको दी हुई थी संख्या, ठीक है, इस रूप में आपको दिया हुआ था मान। तो यहाँ पे आपके पास इसमें अभी मैंने बताया कि इसका क्या होता है, वही जो करनी के अंदर संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई साइन है, ठीक है, ना तो कोई चिन्ह है, और चिन्ह नहीं, सॉरी, यहाँ पे चिन्ह की तो वैसे भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ अनंत जा रहा था। विशेष बात क्या थी, अनंत जा रहा था, और अनंत जा रहा था इसीलिए उसका वो आंसर हुआ। लेकिन यहाँ अनंत तक नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये एक सीमित संख्या है। तो इसके लिए आपको एक विशेष चीज है जो ध्यान रखनी है। इसके लिए आपको देखना है कि कितनी बार करनी है, उतनी बार आप 2 की पावर लगाओ, यानी कि आपके पास ये जो दी गई संख्या है वो आपकी x है, और जितनी बार आपकी करनी है उतनी बार आपको यहाँ पे इस तरीके से एक फॉर्मूला बना लेना है और 2 के ऊपर पावर लगानी है जितनी करनी आपको दी गई है, जितनी करनी आपको दी गई है, करनी आपको दी गई है उतनी करनी आपको लगानी है, माइनस इसमें से 1 करना है और वापस इसमें 2 की पावर में सेम जो जितनी करनी आपको दी गई है। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। कैसे, जैसे मैंने कहा कि अपने पास यहाँ पे अंदर है 5 और उसके बाद इसके बाहर आपको ब्रैकेट लगा लेना है। उसके बाद आपको लिखना है कि यहाँ पे कितनी करनी है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3, अर्थात इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, तो आपको पता है कि 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7, और यहां से इसका 8, तो 5 की पावर 7 बटे 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये 6 अपनी जगह रखा हुआ है। उसके बाद 2 की पावर हमारे पास कितनी है 4, क्योंकि ये करनी कितनी है 4। उसके बाद माइनस 1 और बटे में 2 की पावर 4, और 6 यहाँ पे हम रख देते हैं, और यहाँ से फिर अपने पास ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से ये घटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी कि 6 सही, देखो 4 बार है ना 16 होगा। उसके बाद 6 की पावर कितना हो जाएगा 15 बटे 16। तो बाकियों के भी आपके पास इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप इस तरीके से बिल्कुल सरल, बहुत इजी तरीके से आप हल कर सकते हैं। आइए अगला बहुत इजी सवाल है जिसमें आपको आप अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्या करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप पीछे से उठाएंगे संख्या, अलग अलग आपके पास संख्याएं हैं करने के अंदर, तो आप पीछे से उठाएंगे और पीछे आपको लगभग हमेशा ऐसी संख्या दिखाई देगी जहां पे आपको उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। देखो 16 का अगर देखें तो यहाँ पे कितना होता है 4, और 4 को आप अगली संख्या में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का फिर से 5 निकल के आएगा और 5 को फिर अगली संख्या में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का आपको पता है कि रूट 16 यानी कि 4, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहां भी पीछे वाली संख्या को तोड़ो, आपको पता है कि पीछे वाली संख्या का वर्गमूल कितना होता है 7, 7 को इसमें ऐड करते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा 64, कितना आएगा 8, वहां से फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 144, और 144 यानी कि कितना हो जाएगा 12। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, अगर ये वाली चीजें समझ में आ गई तो ये आप बना सकते हो। तो ऐसे टाइपों के बारे में हमने इस कक्षा में चर्चा की, लगातार हमने पढ़ाई के बारे में बात की थोड़ा सा। अब अगले वाले जो चैप्टर है इसमें बची हुई जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगी, और ये करने वाली संख्या है जिसके इसके 1 या 2 वीडियो में आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।